अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक पॉडकास्ट करते हुए कुछ तजावीज़ दी हैं कि अगले इलेक्शन से पहले क्या करना ज़रूरी है जिससे मुल्क में जो इब्हाम है, जिससे जो तिश्नगी है वोटर्स की, वो दूर हो सके। उसके ऊपर हम जाके प्रोग्राम के सेकंड हाफ में बात करेंगे। पहले ज़रा बात करते हैं निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक मज़मून लिखा है बरतानवी अखबार में, और उसके अंदर वो माइग्रेंट्स यानी गैर कानूनी तारिकीन वतन कहें या फिर वो गैर मुल्की जो कि नकल मकानी करके पाकिस्तान आए, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, अफ़गान जंग के तनाजुर में, उससे मुतल्लिक़ एक मज़मून लिखा है, उसको डिस्कस करते हैं। तो इस मज़मून का उन्वान है कि पाकिस्तान का जो नकल मकानी करके आने वालों का जो बोझ है पाकिस्तान पर, वो इतना शदीद है कि इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये बरतानिया पर जितना बोझ पड़ा है माइग्रेंट्स का, उससे भी ज़्यादा है। और लिखते हैं निगरां वज़ीर आज़म साहब कि पाकिस्तान को हर तरह से हक़ है कि वो इस बारे में कुछ कर सकें। अभी जो पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है तारिकीन वतन, गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतल्लिक, उसके ऊपर है, उसको टच करता है और अपना मुकदमा दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं कि जी नकल मकानी का चैलेंज तो पूरी दुनिया को इसका सामना है, मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से। उसमें इकनॉमिक इम्पैक्ट, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, क्लाइमेट, मुख्तलिफ जगहों पे जो जंगें छिड़ी हुई हैं उसकी वजह से भी। अब अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में ख़ास तौर पर कि अगस्त 2021 में कम अज़ कम 16 अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। जब भी अफ़गान हुकूमत से सिक्योरिटी मसाइल के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ से जवाब मिलता है कि अपने मामला दुरुस्त करें। तो पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम अपने मामला दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान में गुज़श्ता दहाइयों में आयरलैंड की आबादी के बराबर, आयरलैंड की आबादी के मतलब एक पूरे मुल्क की आबादी के बराबर तारिकीन वतन आ चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने बड़ी फ़राख दिली से अपनी मेहमान नवाज नेचर का मुजाहिरा करते हुए दिल खोल कर इन सबको संभाला, लेकिन अब हम में ये सकत नहीं है। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, ये लोग अंडरवर्ल्ड के इस्तेहसाल का भी शिकार हैं। इतनी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन को क़याम की इजाज़त देकर कौमी सलामती पर हम मज़ीद समझौता नहीं कर सकते। ये भी उन्होंने थोड़ा सा इस आर्टिकल में बताया है, मज़मून में बताया है कि किस तरह से ये जो सारा उनको मुल्क बदर करने का प्रोसेस है, इसको अच्छे तरीके से इंश्योर किया जा रहा है कि इसमें कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना हो और बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल ये रखा है कि निगरां वज़ीर आज़म ये जो मज़मून लिख रहे हैं, इससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया को किस हद तक समझा पा रहे हैं? क्या ये मज़मून इस कोशिश में मददगार साबित होगा? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा, सुहेल वड़ायत साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगी, हम देखते हैं सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर मुख्तलिफ मौज़ूआत में पाकिस्तान की इस पॉलिसी के मुतल्लिक, और हम भी बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, तनकीद तो हो रही है, लेकिन क्या तनकीद इतनी ज़्यादा है या एग्जैक्टली क्या वजह हुई है, क्या ज़रूरत पेश आई कि वज़ीर आज़म को मज़मून लिखना पड़ा अपना मुकदमा लड़ने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए? बहुत शुक्रिया अलेना, आपको पता है कि पाकिस्तान की जब ये निगरान हुकूमत ने ये पॉलिसी मुतारफ़ करवाई कि अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला जाएगा और एक डेडलाइन दे दी, और जिसके बाद अफ़गान महाजरीन जो कि 1979 से पाकिस्तान में आए हुए थे उनको निकालने का एक अमल शुरू हो गया। उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान में जो बैनुल-अक़वामी बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका के आला सतही वफूद हैं, उनकी ट्रैफिक आप देख लें कितनी ज़्यादा है। और तमाम लोग क्या बात कर रहे हैं? तमाम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक कि ये जो आप यहाँ से अफ़गान महाजरीन को निकाल रहे हैं, ये अमल दुरुस्त अमल नहीं है। रिसेंटली लास्ट वीक की अगर बात करें तो थॉमस वेस्ट आए हुए थे जो कि पाकिस्तान के दौरे पर थे। अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब हैं, उसके साथ अमेरिका की माइग्रेशन के हवाले से जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर आई हुई थी। एक तकरीबन 12 के 13 दिन के अंदर 4 आला सतही अमरीकी हुकाम है वो पाकिस्तान में आए। बरतानिया से, कनाडा से जो हमारे सफारतकार हैं जो यहाँ पर तैनात हैं, उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की। तमाम लोग तवातर के साथ पाकिस्तान को सिर्फ एक बात कह रहे थे, वो ये कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है
वो दुरुस्त नहीं है। साथ ही साथ आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है महाजरीन के हवाले से, उसने भी खुल कर इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, माइग्रेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जिस तरीके से ये महाजरीन को वापस भेजा जा रहा है। आज अलीना जब आप गुफ्तगू कर रही हैं तो आप देखिए कि आज 18 दिसंबर है, आज माइग्रेंट्स का आलमी दिन भी है जिस रोज़ हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और कितने अलमिये की बात है। अब प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश ये की है कि वो बरतानिया में और दुनिया के जो बड़े जरीदे हैं, बड़े अखबारात हैं, वहाँ पर मज़ामीन लिख कर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दें। और प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि 6 जो अफगान नेशनल हैं उन्होंने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए या और कुछ फिगर देते हैं, वो 24 में से 14 जो का फिगर है, 24 हमले हुए थे तो 14 का ताल्लुक बताया जाता था कि वो अफगानिस्तान से है। तो वो फिगर जो है वो गलत नहीं होगा, मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन बड़े बसद एहतराम जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये लोग अंडरवर्ल्ड में रहते हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं, ये पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं है, तो मैं बसद एहतराम प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि देखिए ये लोग पाकिस्तान के सिस्टम में 1979 ऑनवर्ड्स रह रहे हैं, 44 साल हो गए हैं। ये लोग खाली आपको ये नज़र आता है कि ये टैक्स नहीं देते, आपको या हुकूमत पाकिस्तान को ये नज़र क्यों नहीं आता कि इन लोगों के बच्चे वो 10th ग्रेड जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। इन लोगों को जब बीमारी होती है या बीमार हो जाते हैं, वो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि उनके पास कोई कार्ड नहीं है। ये लोग जब इन्होंने दूसरे शहरों में सफ़र करना होता है तो उनके पास कार्ड नहीं होता, तो ये टिकट अपनी नहीं ले सकते। आपको सिर्फ ये नज़र आता है कि टैक्स नहीं है तो टैक्स नहीं अदा करते, तो टैक्स अदा क्यों नहीं करते? टैक्स अदा इसलिए नहीं करते कि हमारी हुकूमतों ने इस हवाले से, हमारी रियासत ने जो अफ़गान यहाँ पर ठहरे हुए थे उनकी रजिस्ट्रेशन 3 दफ़ा करवाई, लेकिन उनको इज़्ज़त नहीं दी। हर दफ़ा एक टाइमलाइन मुकर्रर किया कि जो उनकी रजिस्ट्रेशन है उसकी डेडलाइन होगी, और फिर उसके बावजूद भी पुलिस इनको हरासा करती रही। जो लोग इन 44 सालों में पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर पले बड़े हैं, यहाँ की लैंग्वेज जानते हैं, यहाँ का कल्चर जानते हैं, वो अमली तौर पर पाकिस्तानी हैं, उनको यहाँ से भेजना जो है ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। और अक़वाम मुत्तहिदा जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं बहुत सारे आलमी अमूर के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा का जो माइग्रेशन के हवाले से थीम है इस साल का वो भी पढ़ लें, और माइग्रेशन के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पॉलिसी अपना रखी है वो भी पढ़ लें। तो उसके मुताबिक हैं ये लोग। इन लोगों को सिस्टम में लाया जा सकता है, आप इनकी रजिस्ट्रेशन करें, कोई चीज़ें तय कर लें कि कोई बंदा अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ है, कोई बंदा हाईली क्वालिफाइड है, या कोई बंदा इतने अरसे तक पाकिस्तान की हुकूमत को टैक्स दे, तो आप देखें पाकिस्तान की टैक्स नेट उसमें भी इजाफा होगा। अच्छा। ये लोग पाकिस्तान के सिस्टम का भी हिस्सा बनेंगे, इन्हें अंडरवर्ल्ड रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टैक्स भी देंगे और सब कुछ करेंगे। अच्छा, मैं आगे जाके ज़रा इस चीज़ के ऊपर भी बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया ये बर्डन फील कर रही है ना। फ्रांस को देख लें, जर्मनी को देख लें, इवन अगर आप सिस्टम के थ्रू भी लाते हैं तो बहुत से ममालिक अपनी माइग्रेशन पॉलिसी सख्त कर रहे हैं इसी वजह से कि बर्डन नहीं उठा पा रहे। बट अभी हम खालिस्तान इस चीज़ की बात करें कि पाकिस्तान अपना मुकदमा इस पॉलिसी से मुतल्लिक किस तरह से दुनिया के सामने रख रहा है और क्या इसमें कामयाब होगा। एजाज़, आपकी बात से मैं समझी हूँ कि शायद इतना कामयाब या मददगार नहीं होगा ये मजमून, ऐसा ही है? देखें, ये प्राइम मिनिस्टर की एक अटेम्प्ट है और बड़ी अच्छी अटेम्प्ट है। आप देख लेना कि पाकिस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर्स थे जो कि बैनुल-अक़वामी अखबारात में मज़ामीन लिखते रहे हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया को एड्रेस करते रहे हैं या बैनुल-अक़वामी मीडिया को प्रॉपर टाइम देते रहे हैं। खान साहब करते थे। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि साबिक चेयरमैन पीटीआई किया करते थे, और उसकी भी एक वजह है कि वो उनका एक पूरा एक स्टारडम था, उनके कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा था। लेकिन आप देख लें उनके अलावा कौन करता था। अब ये आए हैं वज़ीर आज़म जो कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा एक लाइन और कि जो अफगान नेशनल पाकिस्तान में आके जिन्होंने दहशतगर्दी की, आप नोट कर लें, चेक कर लें, ये वो अफगान नेशनल उधर से आए हैं जो सरहद क्रॉस करके आए हैं। जो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद अफगान नेशनल है वो ऐसी सरगर्मियों से
अक्सर देखा गया है। आप बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात देख लें, उनमें अफगान नेशनल जो यहाँ पर मुकीम है वो इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, ठीक है। भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? क्या निगरान वज़ीर आज़म की कोशिश सूदमंद साबित होगी? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म साहब और साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब यही आर्टिकल लिख सकते हैं। उससे पहले अपने उर्दू अखबारों में आर्टिकल ख़ुद नहीं लिख सकते। उन्होंने क्या लिखना है, बाहर क्या लिखना है या क्या करना है। अल्लाह की शान है, अल्लाह की मर्ज़ी है। हमारे बदनसीबी है कि चढ़े हुए हैं सर पर और सरों पे ही हैं, वरना अगर ये नॉर्मली मेरे साथ बैठें किसी सुपरवाइज़र या क्लर्क के इम्तिहान में तो मैं भी फेल हो जाऊं और हमारे सारे जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो भी फेल हो जाएं। मैडम भट्टी साहब, आजकल तो बंदे मिल जाते हैं ना, आप कह दें उनको ये जिस्ट है मेरी, उर्दू में ही लिख के दे दें, वो उनके लिए अंग्रेजी में टाइप कर देंगे। ये कौन सी मुश्किल बात है? ये तो कोई तरकीब ना हुई। नहीं मैडम शेख, आप जरा पीछे रह गई हैं। अच्छा। अब गूगल में भी ट्रांसलेटर आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई। बिल्कुल सही बात। शेख, आई एम नो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कुर्बे क़यामत की निशानी आपको इस पे बनता था। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक जबरदस्त भट्टी साहब जी। अच्छा मैडम शेख, अभी आज 18 दिसंबर है। 2 दिन पहले 16 दिसंबर गुजरा है। 16 दिसंबर सकूते ढाका का दिन, और दुख ये कि 16 दिसंबर सकूते ढाका का दिन है और तकलीफ़ ये कि हमने सकूते ढाका से कुछ नहीं सीखा। और 16 दिसंबर सानिया APS 144 बच्चे मैडम शेख, आज भी उनके वालिदैन से पूछ लें, आज भी उन्होंने किसी ने बस्ता संभाल के रखा है, किसी ने जूता संभाल के रखा है, किसी ने वर्दी संभाल के रखी है, किसी ने याद संभाल के रखी है, किसी ने आखिरी जिस लंच बॉक्स था वो संभाल के रखा हुआ है, और किसी ने आखिरी होमवर्क संभाल के रखा हुआ है, और किसी ने आखिरी मर्तबा जिस बेड पे वो सोया था या जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी वो संभाल के रखा हुआ है। और तकलीफ़ की बात यह है कि अभी दोबारा से फिर से दहशतगर्द, बुज़दिल दहशतगर्द जिन्होंने सानिया APS किया, वो बुज़दिल दहशतगर्द फिर से एक्टिव हो गए हैं। मैडम शेख, मैं अपने निगरान वज़ीर आज़म के साथ हूँ। जब भी अफ़गान हुकूमत से बात की गई, वैसे तो पूरी अफ़गान तारीख़ उठा के देख लें और पाकिस्तान के हवाले से उनका रद्द अमल देख लें, रवैया देख लें, और पूरी तारीख़ गवाह है अफ़गानिस्तान की हमारे बारे में उनका क्या रवैया है। लेकिन जब भी उनसे अब बात की गई तो रवैया मायूस कुन था। और ये ब्लैक मार्केटिंग, यस ये है, टैक्स चोरी बिल्कुल है। और दूसरी बात ये मैडम शेख कि जो फ़ौज ने और आर्मी चीफ ने 3 बड़े काम किए थे, जिनमें एक बड़ा काम ये है कि गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की जो निकाले जा रहे हैं इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। मैडम शेख, ये भी ठीक है कि पाकिस्तान में जो 24 के करीब खुदकुश हमले हुए, उसमें 16 अफगान शहरी थे। और क्या आपको पता है मैडम शेख कि रवां बरस में जितनी शहादतें फ़ौज की हुई हैं या पुलिस की हुई हैं, ये पिछले 8 बरसों में सबसे ज़्यादा हैं। और अभी साल पूरा नहीं गुजरा, ये जो इस साल जो शहादतें हुई हैं फौज और पुलिस की, ये पिछले 8 बरसों में सबसे ज्यादा हैं। ठीक है मैडम शेख, सोचिए जरा, पाकिस्तान से लोग जाते अफगानिस्तान में खुदकुश हमले करते और वापस आ जाया करते तो अफगानिस्तान का क्या रद्द अमल होता? सोचिए ज़रा, अगर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले जो 24 खुदकुश हमला आवरों में 16 पाकिस्तानी होते तो वो क्या करते, अफ़गानिस्तान वाले क्या करते? मैडम शेख सोचिए ज़रा, अगर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे होते तो अफ़गानिस्तान क्या कहता? अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, भाई मुल्क है, लेकिन पहले पाकिस्तान फिर अफ़गानिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान फिर बाद में खुशहाल अफ़गानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान फिर बाद में मजबूत अफ़गानिस्तान। मैडम शेख, अमेरिका ने अभी कागजात ओपन किए हैं। जिमी कार्टर सदर था, पता चला है 1979 में अफ़गान जहाज जब शुरू हुआ तो ये CIA का बगल बच्चा था। $2 अरब अमेरिका ने दिए, $2 अरब एक अरब मुल्क ने दिए। मतलब वो जंग, मतलब वो जहाद, मतलब वो मोड़ जहां से हम भटक गए,
और हमें निशाते सानिया और इस्लाम और पता नहीं झंडा और आखिरी जंग और इस्लाम का किला में घुसा दिया गया। और वो मैडम शेख मोड़ जिसके बाद हमारे लिए अफ्यून, चर्च, कलाशनकोफ कल्चर, हीरोइन कल्चर इंतज़ार कर रहे थे, लाखों पनाह गुज़ीर इंतज़ार कर रहे थे और हमारा कल्चर की तबाही के मनाजर इंतज़ार कर रहे थे, वो CIA का बगल बच्चा था मैडम शेख। और हम इसमें कोई शक नहीं मैडम शेख कि हमसे गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमने गलत फैसले किए हैं, मगर अब अपनी गलतियों से सीखने का वक्त आ गया है, अपने और दुरुस्त फैसले करने का वक्त आ गया। और ये गैर मुल्की तारकीन वतन जो निकाला जा रहा है या फौज या आर्मी चीफ का जो फैसला है ये भी दुरुस्त है और ये मुकदमा भी बार बार जाना चाहिए और हमें भी अपने आपको लगता है ये कोशिश आपने, ठीक है, आपने एक मुकदमा पूरा का पूरा बना के तारीख के साथ, लेकिन जिस तरह से निगरान वजीर आजम दुनिया को बावर करवा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये फायदेमंद होगी? जी दुनिया समझेगी? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बार करना चाहिए, इन्हें बार बार करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक महमल। देखिए अलीना, मसला ये है कि हमने देखा कि जिस तरीके से ये पॉलिसी बनाई गई उसके ऊपर क्रिटिसिज्म, जिस तेज़ी से उसके ऊपर अमल हुआ और जितनी कम डेडलाइन में वो जो भी सारा कुछ हुआ, वो उसकी वजह से एक ये जो तासुर है वो यही गया कि ये एक नी जर्क रिएक्शन है, क्योंकि अफगान तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे TTP के खिलाफ एक्शन लेने में। अभी जो उन्होंने कहा कि इतने खुदकुश हमलावर थे वो अफगानिस्तान के थे, बात ये कि केस मजबूत करने के लिए आपको अपने खाली नंबर्स नहीं देने होते, आपको फिर उसके साथ एविडेंस भी देना होता है, नाम भी बताना होता है, पता भी बताना होता है, बाकी चीज़ें भी, ताकि वो एक कन्विंसिंग हो। जिस तरह एजाज ने अभी बात की कि ये क्या आया कि ये यहाँ पर रहने वाले जो ये माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स थे, ये वो लोग हैं या ये जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रहा था कि ये वो हो, तो ये भी हमें पता चलना चाहिए। दूसरी चीज़ अलीना ये है कि एक प्रॉब्लम है हमारे जो एक पूरा पॉलिसी का फेलियर रहा है वो ये है कि हमें पहले दिन से ये कहा जाता था कि अफगान तालिबान तो हमारे दोस्त हैं, जब अमेरिका चला जाएगा और अफगान तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो फिर उसके बाद जो है ये ना दहशत गर्दी होगी ना कोई इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि ये TTP हो या ये बाकी सब जो पिछली अफगान गवर्नमेंट थी वो तो रॉ के साथ मिले हुए हैं, इंडिया के साथ मिले हुए हैं और ये सारे मिल मिलाकर इस तरह की चीज़ें करें। और हमने उनका केस भी लड़ा, मुज़ाकरात भी हमारा किरदार है, हम पे डुअल पॉलिसी का, डबल पॉलिसी का इल्ज़ाम लगता रहा थ्रू आउट द वॉर ऑन टेरर, पनाह देने के इल्ज़ामात लगते रहे। उसके अलावा जो है हमने और भी बहुत सारी चीज़ों के हम पे वो लगते रहे और एसेट्स के तौर पे भी ये कहा जाता था कि वो हमारे एसेट्स है। हुआ क्या, उनके आने के बाद, फॉल ऑफ काबुल के बाद पता चला कि नहीं, अफगान तालिबान और TTP तो एक ही है, उनके अंदर तो कोई लड़ाई ही नहीं है, अफगान तालिबान तो उनके खिलाफ जाएंगे नहीं, ना कोई चीज़ करेंगे। और आपने हमें अचानक से पता चलता है मीडिया के थ्रू कि जी उनके साथ निगोशिएशंस भी कर रहे हैं, यानी कि एक जो है कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि हमें उनसे निगोशिएशंस करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन हमने वो भी की। अब उन सब पॉलिसीज़ की वजह से ये जो भट्टी साहब भी बता रहे हैं कि कितने हमले हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, कितनी शहादतें हुई, तो ये जब उस वक्त ये फॉल ऑफ काबुल हुआ था और यहाँ बैठकर हम भी कहते थे और भी कुछ लोग कहते थे कि ये मत करें, इनसे निगोशिएशन या इस तरह की चीजें ना करें, इसका बहुत नुकसान होगा, दहशतगर्दी की लहर वापस आएगी पाकिस्तान में, और वही हुआ। चले आज एडमिट तो कर लेते हैं कि वो पॉलिसी गलत थी, लेकिन क्या उस गलत पॉलिसी के बाद अब जो आप कर रहे हैं ये माइग्रेंट के साथ, रेफ्यूजीज है, ये जो आप पूरी क्राइसिस कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रही है, इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में दुनिया तो शायद इसके ऊपर कन्विंस नहीं होगी, हम अपना मुकदमा जरूर पेश करेंगे, वो वजीर आजम साहब केयर टेकर भी कर सकते हैं और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया उस चीज से कन्विंस होगी, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ अफगान तालिबान के बारे में बहुत वोकल रहा है, सबको पता है कि हमारा उनके बारे में क्या था। और अब जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद हम ये इस तरह की चीज़ करिए जो कि एक अफगानिस्तान के लोगों पे, अफगान माइग्रेंट्स के ऊपर जो है नज़ला गिर रहा है उस सारी चीज़ का। तो मेरे ख्याल में कुछ इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी देखें, दूसरी चीज़ें ऐसे ना लगे कि हम कोई एक रेसिज्म भी कर रहे हैं, जेनोफोबिया भी है और ये सारा कुछ उसके अंदर, और साथ ये कि हम कोई उनसे टिट फॉर टैट करना चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान हमारी बात नहीं सुन रहे तो हमने उनके लोगों को जो है उनको सजा देंगे।
तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीके से जो है वो मुकदमा पेश हो सकता है अगर हम अपनी पॉलिसी थोड़ी सी बेहतर करें। अलीना, मैं वही कह रही हूँ कि इस पॉलिसी को रीथिंक करने की जरूरत है। ये इस तरीके से आप जिस तरह से इनखला कर रहे हैं, और देखिए बहुत सारी कहानियां अलीना ये डॉक्यूमेंटेड सामने आई हैं कि किस तरीके से निकाला गया है, किस तरह से फैमिली जो यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं जिन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा नहीं, वो लोग जो तालिबान से या हुकूमत से बच कर आए हैं, उनको भी आप उधर भेज रहे हैं उन्हीं के पास। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हमारे सामने आती है, तो ये हमारा केस इस लिहाज से वीक। अच्छा, ये कहते हैं ना कि जो एट रिस्क ग्रुप्स हैं जैसे कि म्यूजिशियंस, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हम उनको नहीं डिपोर्ट करें, लेकिन हमें दूसरे ममालिक की इस सिलसिले में मदद चाहिए, तो वो थोड़ा सा इस तरफ भी। देखिए लीना, जो दूसरे ममालिक की मदद है ना, वो तो जिन्होंने एक्चुअली कहा था कि हम वीजास देंगे या हम रीसेटल करेंगे, ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उनको जो है वो जल्द से जल्द करना चाहिए। मसला ये ना कि एक तरफ उनकी बात खाली कर रही ना लीना, बात ये कि ये एजाज भी बताए थे 1979 से, यानी कि आप देख लें कि कितने लोग आए हैं, वॉर ऑन टेरर के दौरान आए हैं, फिर ये तालिबान यानी कि तीन फेजेस में ऑलमोस्ट आए हैं ना। तो ये भी एक चीज है, आप किस तरीके से किस बिना के ऊपर, सिर्फ आपने कहा कि नहीं हमने एक के बाद एक होता गया ना, एक अफगानिस्तान, उसके ऊपर फिर यूक्रेन, फिर उसके ऊपर पैलेस्टाइन, पूरी दुनिया में इस वक्त ये चीज़ एक फेस कर रहे हैं। फिर क्लाइमेटिक चेंजेस जो हुए हैं उसकी वजह से भी बहुत सारा बर्नट आया है। सुहेल पठान साहब, क्या आप समझते हैं ये जो मजमून है या निगरान वज़ीर आज़म आलमी दुनिया का जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसको किसी हद तक ज़ायल कर पाएंगे? ऑल्सो सर, दहशतगर्दी का वो बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं और बार बार इसकी तरफ भी तवज्जो दिला रहे हैं, इसको आप किस तरह से तज्जिया करेंगे? नहीं, देखें, ये एक बड़ा सीरियस मसला तो है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 2 आलमी जंगें अफगानिस्तान के लिए बर्दाश्त की और पाकिस्तान ने अपने शायद उससे फ़ायदे भी लिए इन आलमी जंगों से, लेकिन साथ ही साथ अपने बेशुमार नुकसान भी किए। और ना सिर्फ जानी नुकसान हुए बल्कि माली, मुआशरती और बहुत से हमें उससे मुसीबतें जो हैं वो आई। जैसे कि पहली अफगान जंग जो थी उसके नतीजे में यहाँ पे क्लाशनकोफ आई, हेरोइन आई और बहुत सारा कुछ आया। और दूसरी जो अफगान जंग थी उसके नतीजे में खुद यहाँ पे तालिबान आ गए, मुजाहिद आ गए, उन्होंने फाटा पे कब्जा कर लिया, उन्होंने कबायली इलाके में अपना निज़ाम जो है वो बना लिया। तो ये सारा अब हमारे सामने हुआ है और जाहिर है इसको अनडू करने की ज़रूरत तो थी रियासत को, और ये ठीक स्टेप लिए गए जिस तरह से उनको अनडू किया गया। लेकिन जो बात है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की और जिस तरह इमिग्रेंट्स को निकालने की, इसमें देखा जाए कि दुनिया में तरीका क्या है। तो दुनिया में क्या तरीका है कि एक डेडलाइन दी जाती है। अब आप देखें कि ये तरीका तो ठीक नहीं है कि जो 1979 में आए हैं उनको भी आप 2024 में या 2023 में निकाल दें। तो आपको कोई ऐसा करना चाहिए था कि आप कहते हैं कि भाई फलां तारीख तक जो आए हैं, उस वक्त तो आप उनको वेलकम कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें खुद बुलाया, आपने उनको पनाह दे रहे थे, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी अफगान जंग के दौरान भी उन्हें पनाह दे रहे थे। तो अब जब आपकी पॉलिसी तब्दील हुई है तो वो आप डेडलाइन देते और उस डेडलाइन के बाद के जो लोग थे उनको रोकते। जो इससे पहले जो आ चुके हैं उनको तो रजिस्टर करना चाहिए, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। देखिए ना, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर ये रवायत है कि जहाँ बच्चे पैदा हो जाएं वो बच्चे उसी मुल्क के होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वाले तो ये कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना, वहाँ भी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई निकालता है तो यहाँ कैसे करेंगे? तो इसलिए इन्हें नई कोई डेडलाइन देनी चाहिए, इन्हें ये तय करना चाहिए कि ये कब से जो आए हैं लोग वो नहीं रह सकते, उनको वापस भेजना है। जो माजी में आ चुके, जो सेटल हो चुके, जिनके बच्चे पढ़ चुके, उनको तो निकालना मेरा ख्याल है नामुनासिब है। वो तो अब पाकिस्तानी हो चुके, उनके बच्चे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ चुके, तो जाहिर है उनको निकालेंगे तो तकलीफ भी होगी और ये नामुनासिब भी होगा और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जो रवैया है तालिबान हुकूमत का और अफगान हुकूमत का, उस बारे में मैं जो इरशाद भट्टी साहब हैं उनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ और ये कहता हूँ कि भाई हमने अपना सब कुछ झोंक दिया अफगानिस्तान के लिए और उसके नतीजे में जो तालिबान है वो अपने ही साथियों को ना रोक रहे हैं, ना उनका कोई सरगोपी जो है उसको यकीनी बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से बड़ा परेशान है। क्या करे? क्या उनसे लड़ाई करे?
मुमकिन नहीं है कि अंदर जाके हमले करे, उससे भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। तो अभी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी इस बारे में मुकम्मल सोच नहीं सका, अभी मशवरे ही जारी हैं और जाहिर है सोचना तो पड़ेगा। एजाज, एक तीसरे फ्रीक के जरिए, तीसरे मुल्क के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। अच्छा, ये जो राब्ते हो रहे हैं ये किस सिलसिले में अफगानिस्तान के साथ? ये जो राब्ते हैं, बैकडोर चैनल्स पे राब्ते हुए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं और उन मुलाकातों का मकसद यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर कालदम टीटीपी ने जो कोहराम मचा रखा है, जो अटैक किए जा रहे हैं, इस सारे मसले को हल किया जाए। और इस मामले में आपको पता है कि जो बैकडोर राब्तों के बाद इनको एक फेस दिया जाता है और शायद वही फेस देने के लिए अब मौलाना फजलुर रहमान को भी इंगेज किया जा रहा है और कुछ और प्लेयर्स जो हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं, उनको भी इंगेज किया जा रहा है। ये वो वाले पॉलिटिकल एक्टर्स इंगेज किए जा रहे हैं जो माजी में भी जब फाटा हुआ करता था उस वक्त पाकिस्तान के तालिबान के साथ या टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कराया करते थे। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ज़रा मुल्की सियासत की भी बात करते हैं। शहजाद गयास से उनकी पॉडकास्ट में बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह तजवीज़ दी है कि एक स्ट्रेटिजिक एक्शन प्लान और मखसूस स्ट्रेटिजिक एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए। मुल्की मसाइल और उनका हल कैसे निकाला जाएगा इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है और ये असम्बली के फ्लोर पर नहीं, ये कंसेंसस पहले होना चाहिए क्योंकि असम्बली के फ्लोर का माहौल ऐसा नहीं है, कन्फ्रंटेशनल होता है। इसलिए बेहतर है सियासी जमातें बग़ैर किसी पॉइंट स्कोरिंग के इस चीज़ को डिसाइड करें और इलेक्शन से पहले करें। ये चीज़ सामने आनी चाहिए। क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं, कुछ तजावीज़ भी उन्होंने दी, दुरुस्त हैं या नहीं? अपने तजियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है। सोहेल वड़ायत साहब, देखिए, इस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब भी कभी मुज़ाकरात होते हैं ना सियासी जमातों के, तो उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है। सबको फर्ज करें अगर कोई पार्टी जो है इस वक्त जेलों में है तो जाहिर है उनको फिर जेलों से निकालना पड़ेगा, उनके साथ उनको भी वही माहौल देना पड़ेगा। याद करें कि भुट्टो साहब ने जब कौमी इत्तेहाद से मुज़ाकरात किए तो सबको जो गिरफ्तार भी थे उनको साला रेस्ट हाउस पे ठहराया गया। इसी तरह और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड या सबको एक बराबरी की सतह पे बिठाया गया था। तो पहली तो बात यह है कि जब भी ऐसा कोई मौका होगा मुज़ाकरात का तो सबको बराबरी देनी पड़ेगी ना, तभी लोग आएंगे। तो क्या इस वक्त बराबरी की फिजा मौजूद है? और सवाल यह है कि ये मुज़ाकरात कौन कराएगा? क्या निगरान कराएंगे? और क्या निगरानों के कहने पे तहरीक इंसाफ जो है वो आएगी? तो ये बड़े बड़े वो सवालात हैं जिनकी पहले हो सकता था, एक कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट बार एक ऐसा अदारा है जिसको सब मानते हैं, इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है, वो ऐसा कोई सर, बट अगर माहौल नहीं, लेकिन अब वो भी बढ़ चुकी है सर। चले माहौल नहीं, एक इससे जुड़ी हुई लेकिन अलहदा बात, एज अ खाका ये जो वो प्रपोजल दे रहे हैं कैसा है? देखिए, ये होना तो चाहिए ना। देखिए, कंसेंसस होना चाहिए। और असेंबली से हट के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे हुआ है उस पर पीटीआई के भी साइन होने चाहिए या उसकी कोई एडिशनल चीजें हैं वो भी ऐड होनी चाहिए। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए जो बहुत जरूरी है कि ताकि एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी रहे। ये दोनों बहुत जरूरी। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जब उनसे स्पेसिफिक सवाल हुआ महमल तो उन्होंने कहा ये चार्टर डेमोक्रेसी नहीं, ये स्पेसिफिक एक्शन प्लान होगा और ये असेंबली के फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? के लिए ना, पहली तो बात यह है कि इलेक्शन से पहले तो ये मुश्किल लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि खाली इसके अंदर सियासतदान नहीं इन्वॉल्व, यानी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने देखा कि सीपैक के ऊपर बहुत सारे जब सियासतदानों के भी आए थे, तनकीद आई थी और फिर वो करप्शन के इल्जामात और इस तरह की चीज़ें, फिर आप IPPs और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी। लेकिन ये खाली सियासतदानों की बात नहीं है, इसके अंदर दूसरे इदारे भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि वो प्राइवेटाइजेशन हो, यानी कि आप देख लें स्टील मिल का मामला हो, वो रेकोदिक का
मामला हो, वो रेंटल पावर का हो, तो उसके अंदर अदलिया का क्या, अदालतों ने जो है उन्होंने मसले मजीद खराब किए थे, ठीक है ना। फिर आप अगर वैसे देख लें PIA के प्रोटेस्ट में 2 लोग मार दिए गए थे, तो एस्टैब्लिशमेंट का भी एक किरदार जो है उसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। तो जब फिर अगर सियासतदानों की बात करें तो स्टील मिल्स के ऊपर आपको याद है जब PTI की हुकूमत नहीं थी तो असद उमर साहब भी खड़े हो गए थे और बाद में अपने दौर के अंदर स्टील मिल ही वैसे बंद कर दी थी। तो ये तो मसाइल हैं, लेकिन शबर जैदी साहब जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बताया हमें कि किस वजह से स्मगलिंग जो है वो रोक नहीं पाती, क्या वजह है कि रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो टैक्सेशन जो है वो क्यों नहीं होती। तो इसलिए अलीना सियासतदानों के साथ साथ मेरे ख्याल में अगर ये एक्शन प्लान बनाना है तो इसमें अदारों को भी सोचना पड़ेगा कि वो मईशत के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मईशत जो है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी जो है कि हर वक्त लगता है कि जी डिफॉल्ट के दहाने पे IMF के पास जाना है, ये करना है, वो करना है। तो मेरे ख्याल में सबको मिलकर इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। बट ये इंश्योर कैसे होगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को निकाल लेते, भट्टी साहब तमाम स्टेक होल्डर्स को निकाल लेते और जमा कर लेते हैं एक प्लेटफॉर्म पर, बट ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर होगी? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब गलत मौके पर दुरुस्त बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बातें बहुत खूबसूरत हैं मगर काबिल अमल नहीं है, और ख़ास तौर पर इस वक्त काबिल अमल नहीं है। तीसरी बात है, कुछ बातों में वो मुझे खुद भी कंफ्यूज लगे। मसलन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों को चोर कह दिया जाता है। मेरा तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले को चोर, हम तो उनको चोर कहते हैं जो यहाँ से लेके जाते हैं, और वो भी काला धन। दूसरा, CPEC की सूरत में मौका मिला और मौका गंवा दिया। अब इससे क्या समझें, यानी मतलब है कि साढ़े ना ही समझो, मतलब ये भी गया, चैप्टर क्लोज हुआ। तीसरा, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा तजाद मुझे नज़र आया कि सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, मिलकर एक्शन प्लान करना चाहिए, और साथ ही वो कहते हैं कि सियासी जमातें फेल हो चुकी हैं। जब सियासी जमातें फेल हो चुकी हैं तो फिर बैठ कर क्या करेंगी? सख्त दुरुस्त फैसले कौन करेंगे? सर आई थिंक उन्होंने इस तनाजुर में कहा है कि अगर आप अपने आप को रिवाइव नहीं करते, अगर तजदीद नहीं करते आप अपनी, तो सियासी जमातों की मौजूदा हालत में नहीं चल सकती। उनका एग्जैक्ट जुमला भी यही था। अच्छा ठीक है मैडम शेख, चलो शाहिद खाकान अब्बासी पार्ट 2 से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सख्त और दुरुस्त फैसले क्या हैं ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर बता दें। और बाय द वे किसी ने नहीं मानने, इस वक्त हालात नहीं है और ना कुछ होना है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हुए हैं जो इंतकाम से भरे हुए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी जेब में है, मेरे महबूब कायद, और बाकी सारे भाग रहे हैं। प्रॉमिस करे वही बैठे हुए हैं। जी जी, मेरे महबूब कायद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए। मैडम शेख, आपकी मैं बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ, प्रॉमिस करे ड्राइवर वही है। और यहाँ एक और सुन लीजिए, ये ना ड्राइविंग सीट पे उनको बिठा दे, आगे से कार को कोई और घसीट रहा हो, तो कर रहा हो। मैं कब्जा कर लिया स्टेशन ते, मैं गड्डी आप चलावांगा, मेरी साइकिल ते बंदे सन 2 बंदे, मैं गड्डी फुल पे जावांगा। अच्छा। मैं कब्जा कर लिया स्टेशन ते, मैं गड्डी आप चलावांगा, साइकिल ते बंदे सन 2 बंदे, मैं गड्डी फुल पे जावांगा। ओके, गड्डी फुल भज रही। एजाज, ये जो गाड़ी है जिस सफ़र पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसको लेके जाना चाह रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, कैसा आइडिया है उनका और कौन बिठाएगा उनको साथ? ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर की जाए? वो अलीना, वो है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मामला ये है। क्या इस्टेब्लिशमेंट बांधेगी? इस्टेब्लिशमेंट भी कंट्रोवर्शियल हो गई है या कर दी गई है, कुछ हुई भी है, कुछ की भी गई है। अदलिया करेगी, आपको पता है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। क्या ये काम मीडिया करेगा? तो आपस की बात है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी आपको पता है कुछ ना होने के बराबर है। क्या सियासी जमातें आपस में बैठ के करेंगी? क्या जो साबिक चेयरमैन PTI हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग साबिक चेयरमैन PTI के साथ बैठने के लिए तैयार है? मेरे ख्याल में दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नहीं, एवं तो नहीं कह रहे होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, या आपको लगता है कि ऐसे उन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे तो एवं कह रहे हैं? मैडम, मुझे सोहेल बड़ाइच साहब ने बात की ना कि एक माहौल होता है। आप देखिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में जुलाई में क्यों साइन हुआ था? वो इसलिए साइन हुआ था कि 2 शदीद तरीन मुखालफीन को मुल्क से निकाला हो गया था। वो मुल्क से निकल चुके थे, जिला वतनी में थे। दोनों को पता था कि उनका जो टारगेट है वो एक है, वो ये था कि पाकिस्तान में वापस आना, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना और इलेक्शन में हिस्सा लेना। तो इस वक्त तो एक खेल है कि आज मैं, कल आप, परसों कोई और, तो आज कल तो खेल एक चल रहा। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।